दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 12 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें देखने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा स्टडी 91 की किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं, तो लेखपाल परीक्षा के लिए किताबें जारी की गई हैं दोस्तों, जिन्हें आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल 4 सीरीज में चारों की चारों सीरीज आ चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे तो आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर लीजिए, या फिर अगर आपको किसी तरह की दिक्कत समस्या हो रही है तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी इन किताबों को परचेज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ठीक है, आपको किसी भी तरह का दोस्तों कोई भी जो है शिपिंग चार्ज नहीं देना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं देना, जो किताब का दाम है सिर्फ वही देना है आपको, और ये किताबें चल करके खुद ही भाई आपके घर तक चली जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही गजब की किताब है दोस्तों। आइए आप ज्वाइन कीजिए स्टडी 91 को और साथ ही साथ किताबों को पढ़ना शुरू करिए। आप वैसे किसी भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं के लिए किताब इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि हम लोग अलग अलग एग्जाम के लिए बड़े अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों किताबों पर काम कर रहे हैं। अगली जो हमारी किताब आ रही है दोस्तों, वो किताब आ रही है वीडियो परीक्षा के लिए और हिंदी सब्जेक्ट की किताब आ रही है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ सुपर टेट पे भी काम चल रहा है, बहुत जल्द वो किताब भी आपके बीच में होंगी। इसके अलावा स्टडी 91 पर कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं, तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अब सरकार बन चुकी, परीक्षा होना तय है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और अब इधर उधर का समय मत गंवाइए। आइए स्टडी 91 के साथ जुड़िए और देखिए कितनी कमाल की और शानदार क्लास यहां पे चलती है। चलिए करंट अफेयर पे आते हैं दोस्तों और देखते हैं। अच्छा, बच्चे पूछते भी सर कितना आसान हो गया करंट अफेयर पढ़ना, पहले तो रटना पड़ता था, अब तो रटना भी नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। आ जाओ, कुछ मैं यहां पर कूट वाले सवाल लेकर आया हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कूट के सवाल दोस्तों सरकारी योजनाओं से संबंधित है। अभी पिछले 2 दिनों में दोस्तों लगातार धुआंधार योजनाएं आई हैं। क्यों भाई, कुछ खास था क्या? हाँ खास था ना, 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया, हर राज्यों ने अपने अपने पैकेज खोल दिए। हर राज्यों ने अपने अपने पैकेज खोल दिए कि भाई हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो योजनाएं आई। उन्हीं में से ये सारी योजनाएं हैं, तो जरा समझिएगा। पहली योजना है दलित बंधु योजना। नाम से लग रहा होगा दोस्तों किसके लिए योजना बनकर बनाई गई है, ये दलितों के लिए बनाई गई है, और 10 लाख रुपए तक का दोस्तों उनको फंड दिया जा रहा है स्टार्टअप के लिए, ताकि और ज्यादा उनके अंदर उद्यमिता आ जाए और वो अपने जीवन स्तर का सुधार कर सके। ठीक है, तो डीबीटी योजना के तहत याद रखेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुविधा इसको बोलते हैं। पहले क्या होता था कि पैसा प्रधान के खाते में चला जाता था, उनसे निकलवा पाना बड़ा डिफिकल्ट होता था। अब क्या है कि पैसा डायरेक्ट जिसको मिलना है डायरेक्ट उसी के खाते में जाता दोस्तों। इसीलिए तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खुलवाया था। ठीक है, लोगों को लगा बड़ा पैसा आएगा, यही सब पैसा दोस्तों जो इधर उधर से फंड होकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दलित बंधु योजना दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया? तो याद रखेगा तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है। कौन सी योजना? दलित बंधु योजना, दलितों के लिए। ठीक है, आगे है कौशल्या मातृत्व योजना। जी हां दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना क्या दोस्तों? इसमें माताओं को सक्षम बनाने के लिए दोस्तों, उनकी छोटी छोटी बचत हो सके, इसके लिए दोस्तों यहां पर कौशल्या मातृत्व योजना आई है। याद रखेगा ये कौशल्या मातृत्व योजना किसने लाया है? तो याद रखेगा ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। भूपेश बघेल दोस्तों वहां पर क्या है, आपके मुख्यमंत्री हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। जी हां दोस्तों, मातृशक्ति उद्य करिएगा उद्यमिता योजना, ये कहां की योजना दोस्तों? तो याद रखेगा हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें दोस्तों जिन माताओं या बहनों का जो है वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा? सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है। ये इस योजना में है। एक आई है अमा योजना, बहिनी योजना। अमा योजना दोस्तों ये भी बचत से संबंधित एक योजना है, और ये बहिनी योजना जो है दोस्तों याद रखेगा, इसमें सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं, वो भी लगभग 18,000 के आसपास। ठीक है, तो ये योजना सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा लाया गया। तो यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो जो यहां पर आपका कूट बनेगा वो बनेगा पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी, यानी सी डी ए बी आ जाएगा दोस्तों, सी डी ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही जवाब है। ये रिसेंट में दोस्तों 3-4 दिनों में हम लोग इतनी योजनाएं देखे थे, जिसमें आज हमारी जो लिए जो नई योजना है ये है दलित बंधु योजना। इसको भी याद रखेगा। देखिए वही बताया गया दलित बंधु योजना, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। 10 लाख रुपए का दोस्तों ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से
दोस्तों राज्य के दलित परिवारों को दिया जाएगा, डीबीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इसके तहत दिया जाएगा, याद रखेगा। और जो छत्तीसगढ़ वाली योजना थी कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान से दोस्तों स्टार्ट किया गया और 5-5 हजार रुपए का चेक दोस्तों ये माताओं को वितरित किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। हरियाणा सरकार ने यह उद्यमिता योजना स्टार्ट किया, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह भी याद रखेगा। जिन महिलाओं के पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें 3 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, यह था। और वो अमा योजना, बहिनी योजना, वो आपके सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यह भी याद रखेगा। छोटी छोटी बचतों को दोस्तों रोकने के लिए लगभग 20,000 रुपए तक का फंड सिक्किम सरकार दे रही है और बहिनी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे, वो भी याद रखेगा। तो ये आपके अच्छे सवाल थे। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कि सर स्टडी 91 पे आने का एक बात तो है, एक बेनिफिट तो है कि करंट अफेयर में रट गया, याद हो गया। मैं तो पहले भी आपसे कह रहा था कि ये हमारे साथ लग के पढ़िए। चलिए रिवीजन करते हैं दोस्तों फटाफट कि अगर हम बात करें दोस्तों सरकारी योजनाओं की, तो कौन कौन सी योजना पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में चर्चा में आया है, जरा देखिए। पहला है कौशल्या मातृत्व योजना, अगर आ जाएगा तो बता देंगे कहां स्टार्ट किया गया, याद रखेगा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से स्टार्ट किया गया और मुख्यमंत्री जो वहां के भूपेश बघेल जी, वो 5-5 हजार रुपया दोस्तों ये माताओं के खाते में उन्होंने डाले हैं, याद रखेगा। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया दोस्तों, तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जिसे आप कहते हैं, जिसके मंत्री कौन है, तो याद रखेगा नरवाने साहब है, एमएम नरवाने, ठीक है, नहीं मनोज मुकुंद नरवाने तो अलग है, नारायण तूती राणे। मनोज मुकुंद नरवाने का नाम मेरे मुंह पे आ गया दोस्तों, तो चलिए मैं उनके बारे में बता ही देता हूं। ये थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं, उनका यहां कोई लेना देना नहीं है, वो नरवाने हैं, ये तूती राणे हैं, ठीक है। तो बड़ा दिमाग में सब पड़ा रहता है, नारायण तूती राणे नाम याद रखिएगा। ये एमएसएमई मंत्रालय के क्या है दोस्तों, मंत्री हैं नारायण तूती राणे, याद रखेगा दोस्तों ये है। आगे देखिए अमा योजना, बहिनी योजना, ये सिक्किम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। सिक्किम की राजधानी कहां दोस्तों, तो गंगटोक है, याद रखेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए ये महिला उद्यमिता, मातृशक्ति उद्यमिता योजना दोस्तों किसने स्टार्ट किया, तो हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया, जिसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो पुरुषोत्तम रूपाला का नाम सुना होगा, उन्होंने किया था। हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया, तो दिल्ली में किया गया। इसके पहले दोस्तों दिल्ली में ये कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, काफी दिन पहले, लगभग 6 महीना हो गया दोस्तों, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम। इसमें क्या था, जो 10th और 12th पास आउट बच्चे थे उन्हें छोटा छोटा फंड दिया जा रहा था उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने के लिए, ठीक है। करेक्ट, किसके द्वारा, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का शुभारंभ किया गया। तो वैसे बच्चों को लगेगा कि भाई वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने शुरू किया होगा, बट ऐसा नहीं, याद रखेगा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में पीएम केयर फॉर ऑल चिल्ड्रेन, याद रखिए इसकी समय सीमा बढ़ाकर फरवरी 2022 की गई थी, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए दोस्तों किस योजना की शुरुआत किया है, तो याद रखिएगा इसका नाम है होप एक्सप्रेसवे। क्या नाम है, होप एक्सप्रेस नाम है दोस्तों। ये एक योजना शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, जो कि दोस्तों हर जिलों में जाएगी महाराष्ट्र के और वहां पर कैंसर के रोकथाम के लिए कार्य करेगी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, अगर सवाल आए परीक्षा में तो बताइएगा 4 फरवरी को। अरे मुंह से बोलिए भाई, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में सिडबी ने, जी हां दोस्तों, जो कि लघु बैंक कहलाता है दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री बैंक इसे कहते हैं, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी ने अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया, वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम। क्या, वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहां किया जा रहा है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। जी हां दोस्तों, ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहां पे किया जा रहा है, तो याद रखेगा इसकी स्थापना किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। कहां पर, जामनगर गुजरात में। यहां गिफ्ट सिटी गुजरात की बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना अभी एक कार्यालय खोला है। जी हां दोस्तों, अपना एक ऑफिस खोला है। कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। कहां पर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। इसी गिफ्ट सिटी में दोस्तों भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र ये कहां बनाया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये बनाया गया था इसी गिफ्ट सिटी गुजरात में। और बाकी जो हैदराबाद दे रहा है दोस्तों, हैदराबाद में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में दोस्तों 216 फीट की ऊंची प्रतिमा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा थी दोस्तों, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा थी दोस्तों, जिसका उद्घाटन किया गया। याद रखेगा ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, बैठी हुई, जी हां दोस्तों याद रखेगा। बाकी बेंगलुरु कर्नाटक दोस्तों यहां पे नहीं होगा, यहां सही उत्तर है जामनगर गुजरात। बोली याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना जामनगर गुजरात में किया गया, जामनगर गुजरात में, ठीक है। लिख रहा है मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किया। कर जो हमारा आयुष मंत्रालय है, चलो बताओ जल्दी से, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री याद रखेगा ये पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी नहीं। अभी कौन है दोस्तों? अभी हिमंता बिश्वा शर्मा वहां मुख्यमंत्री हैं। पुराने वाले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। बोलो 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 जल्दी से, सर्बानंद सोनोवाल। उनके पास दो मंत्रालय है, एक आयुष मंत्रालय है, एक बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय, दोनों याद रखेगा। लिख रहा आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध योग सेवा, रिंगपा, होम्योपैथी। दोस्तों पहले ही कह दिया गया ना, यहां एलोपैथी की बात नहीं हो रही, एलोपैथी मतलब इंग्लिश दवाइयां, और यहां बात कर रहा है दोस्तों नेचुरल का। देखिए क्या लिखा है यहां, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहा है। और भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें क्या आता है? आयुर्वेद आता है, बाबा रामदेव वाला योगा आता है, प्राकृतिक चिकित्साएं आती हैं, या फिर जो यूनानी चिकित्साएं आती हैं, या सिद्ध योग जो है दोस्तों वो सब आते हैं, या फिर होम्योपैथी वगैरह हो गया, वो सब आते हैं। तो लिख रहा है इसी के तहत स्थापित होने वाला यह WHO GCTM क्या दोस्तों? तो याद रखेगा GCTM यही है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। ये दवाओं का पहला और एकमात्र वैश्विक चौकी केंद्र होगा दोस्तों, याद रखेगा। WHO की स्थापना की बात करें तो 1948 में 7 अप्रैल को दोस्तों WHO की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस याद रखेगा क्या दोस्तों? ये वर्तमान में इसके निदेशक हैं, महानिदेशक हैं, इसको भी याद रखेगा। चलिए बात आई गई आगे, तो हम लोग नेशनल न्यूज से जुड़े हुए, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं, जरा उसे याद रखें, ठीक है। पहला, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का कार्यालय या स्थापना इसका कहां पे किया गया? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या की दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका देश में है, नंबर 2 पर चीन है, और नंबर 3 पर भारत है, याद रखेगा। तीसरा नंबर दोस्तों यहां भारत का, ये भी याद रखेगा। प्लस अगर वृद्धि की बात करते दोस्तों तो अरबपतियों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। और भारत में कुल अरबपति परिवार कितने हैं? तो यह संख्या हो गई है 145। ये तीनों याद रखेगा क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। करा किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में 6 महीनों के लिए अफस्पा एक विशेष कानून है दोस्तों जो लागू किया गया। ये ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, बट अभी जो लागू हुआ, अभी दिसंबर में नागालैंड में बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए। अभी इस बार दोस्तों जो आपका ये मार्च महीना चल रहा है, इसमें आपने पढ़ा ये आपका असम राज्य में अफस्पा कानून को बढ़ाया गया, ये भी याद रखिएगा। काराकिश ने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया दोस्तों। तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, आप तो जान ही रहे होंगे, लड़ाइयां इतनी चल रही हैं, तो किसने सम्मान वापस लिया? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सम्मान वापस ले लिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सम्मान वापस ले लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसमें भारत के 4 कैबिनेट मिनिस्टर ये यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर के भारतीयों को निकालने का काम किए हैं, ठीक है। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई? नए तेल क्षेत्र की खोज दोस्तों ये राजस्थान के बाड़मेर में किया गया। किसने किया? अगर ये पूछे सवाल तो बताएगा वेदांता ग्रुप। ये वही वेदांता ग्रुप है जो भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने वाली, किसका? सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने वाली है, तो भी याद रखेगा। फिलहाल यहां राजस्थान हो जाएगा। और इसे खोजा किसने दोस्तों? तो याद रखेगा वेदांता ग्रुप ने खोजा है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? तो पहले दोस्तों एक वाटर मेट्रो की शुरुआत किया गया था, आपने पढ़ा होगा, वो कोच्चि में शुरू किया गया था। ये जल टैक्सी कहां शुरू हुआ है? ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। करा किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत कम्युनिटी इनोवेटर
फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, तो ये किसने शुरू किया है? यूएनडीपी इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत जो है दोस्तों ये शुरू किया है मिल करके, किसके साथ? नीति आयोग के साथ मिल करके, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है दोस्तों नीति आयोग का, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग को समाप्त करके, ठीक है। और इसके अभी सीईओ कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत जी इसके क्या हैं? सीईओ हैं, और मोदी जी इसके क्या हैं? पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में प्रदान किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, जी हां दोस्तों, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता है? जी हां दोस्तों, बताइए सर्वाधिक पुरस्कार। तो याद रखेगा इसके तहत दोस्तों टोटल 96 पुरस्कार, कुल याद रखेगा टोटल कितना पुरस्कार वितरित किया गया? 96 वितरित किया गया दोस्तों। 96 में याद रखेगा 52, जी हां दोस्तों 52 पुरस्कार अकेले किसने जीता है? तो याद रखेगा ये अकेले जीत लिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, सेल जिसे कहते हैं आप, किसे? सेल ने जीत लिया दोस्तों, याद रखेगा। कितना है ये परसेंटेज आप निकालेंगे तो 54% अवार्ड अकेले जीत लिया है किसने? सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो यहां आपका जो राइट आंसर होगा ये सेल आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भेल की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को दोस्तों पिछले साल क्या दिया गया था? याद रखेगा पिछले साल इसने आईसीआई पुरस्कार जीता था। क्या जीता था? आईसीआई पुरस्कार, याद रखेगा पिछले वर्ष जीता था, पिछले वर्ष इसने आईसीआई पुरस्कार जीता था। चलो अगर बता दिया आईसीआई पुरस्कार वर्तमान में किसने जीता दोस्तों, तो इस साल का आईसीआई पुरस्कार जीता है रेलटेल कंपनी ने। किसने जीता है? रेलटेल कंपनी ने जीता है। यह भी आप याद रखेगा, क्या पता आपके दिमाग से उतर जाए, ठीक है। बाकी गेल की बात करें दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए एक संयंत्र लगाया। किसके लिए? हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक संयंत्र लगाया। कहां पर? अभी हाल ही में इंदौर में लगाया गया। ये चर्चा में चल रहा था, इसे भी याद रखेगा। कुछ याद आया दिमाग में? अरे इंदौर, हाँ इंदौर, ठीक है। इंदौर में दोस्तों अभी एक जो है म्यूजियम की स्थापना किया जा रहा है, संगीत म्यूजियम का, संगीत अकादमी, और एक म्यूजियम खोला जा रहा है लता मंगेशकर जी के नाम पर। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्मस्थली कहां पर है? यही इंदौर है। इस कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड की, तभी दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी का दर्जा इसे दिया गया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद कंपनी, क्या? सबसे भरोसेमंद कंपनी का दोस्तों इसे दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। सवाल ऐसे ही बनते हैं परीक्षा में, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा यह होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस बार का क्या जीता है? राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। पेट भर का बता दिया भैया, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हां एक बात नहीं बता पाया, इसको दिया किसने अपने हाथों से वितरित किया दोस्तों? तो याद रखेगा भूपेंद्र यादव जी ने वितरित किया। भूपेंद्र यादव जी जैसे दो लोग हैं, एक भूपेंद्र यादव नाम है, एक नाम है भूपेंद्र पटेल। कंफ्यूजन हो सकता है आपको, याद रखेगा ये पटेल साहब सरदार पटेल की धरती से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। कहां से? गुजरात से। गुजरात के सीएम है, पहले सीएम थे विजय रूपाणी, अभी विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो गुजरात में नए सीएम कौन बन चुके हैं? भूपेंद्र पटेल जी बन गए। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में दोस्तों पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष अभी जो चुना गया था वो नीमा बेन आचार्य को चुना गया था। वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है, लग रहा है परीक्षा में आ ही जाएगा, ठीक है। ये भूपेंद्र यादव जी हैं दोस्तों, और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। बाकी की बातें आप पढ़ लीजिएगा, ये सब लिखा गया है यहां पर। आइए हम आगे लेके चलते हैं आपको, और अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवालों को मैं बताता हूं जो कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? सर्वाधिक पुरस्कार दोस्तों जो जीता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जीता। कितना जीता? तो 52 जीता। कितना दोस्तों? 52 याद रखेगा दोस्तों, आउट ऑफ 96 में, ठीक है। 96 में कितना दोस्तों? याद रखेगा 96 में 52 पुरस्कार जीता है, ठीक है। आगे देखिए, यूएस इंटरनेशनल वुमेन फॉर ऑफ करेज अवार्ड, यहां दोस्तों वुमेन ऑफ करेज अवार्ड ये भारत में तो किसी महिला को नहीं मिला, हां भारत के पड़ोसी देश की दो महिलाएं दोस्तों, एक
आपके नेपाल की हैं दोस्तों जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ, और एक बांग्लादेश की हैं जिनका नाम है रिजवाना हसन। क्या नाम है? रिजवाना हसन। इन दो लोगों को दोस्तों ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दिया गया। ठीक है, करंट वर्ष 2018, 19, 20, 21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने 2020 और 2021 के लिए कुल कितने हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार दिया है? तो हस्तियों की संख्या है 29 और पुरस्कारों की संख्या 28। दोनों याद रखेगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है सवाल आएगा तो आप लोग गलती कर देंगे। वो लोग करेंगे गलती कि नहीं करेंगे? नितिन सर के समझाने के बाद भी गलती करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन भैया मत करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा हस्तियों की संख्या पूछेगा तो 29 बताइएगा, और अगर अवार्ड की संख्या पूछेगा तो 28 बताइएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे महिला थी दोस्तों जिसको संयुक्त रूप से जोड़ कर दे दिया गया था। ठीक है, लिख रहा भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों में 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, एनएमसीजी को यह पुरस्कार दिया गया। एनएमसीजी को, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्या? चलो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार, जिसे शॉर्टकट में आईसीटी पुरस्कार कहा जाता है, तो यह भारत में कुल 49 शिक्षकों को दिया गया। 49। ठीक है, 49 शिक्षकों को यह आईसीटी पुरस्कार दिया गया। हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो दोस्तों ये फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, नाम है दीपक धर। इनको दोस्तों पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार मिल रहा है, बोल्ट्जमान मेडल। ठीक है, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं नीना गुप्ता को इस बार जो है ये नारी शक्ति पुरस्कार के लिए भी चुना गया, वो भी याद रखेगा। भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है? अभी आज ही बताया दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड है। अरे भूलिएगा मत यार, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से। ठीक है, तो अच्छे से याद रखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। चलिए आगे आ जाइए। लिख रहा अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, जिसे आप आईएसएसएफ कहते हैं, आईएसएसएफ विश्व कप 2021 जो हुआ, 2022 जो हुआ दोस्तों, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? ठीक है, किसमें दोस्तों निशानेबाजी की बात कर रहा है? निशानेबाजी में दोस्तों कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो याद रखेगा अपना भारत देश दोस्तों पहले स्थान पे है, नॉर्वे याद रखेगा दोस्तों दूसरे स्थान पे है, और फ्रांस दोस्तों यहां पर क्या है? तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जर्मनी यहां मैंने ऐसे ही लिख दिया दोस्तों, ये जर्मनी यहां आपका उत्तर नहीं है। पहली बात याद रखेगा। दूसरी बात दोस्तों मैं अभी याद दिला दूं आपको, अभी आपका जो गेम हो रहा था दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेला जा रहा था। शीतकालीन ओलंपिक गेम दोस्तों खेला जा रहा था, और शीतकालीन ओलंपिक में दोस्तों जो पहला स्थान हासिल किया, याद रखेगा, वो नॉर्वे देश ने रखेगा। ठीक है, नॉर्वे का फर्स्ट आया। सेकंड दोस्तों किसका रहा? सेकंड दोस्तों जर्मनी का रहा। सेकंड किसका रहा दोस्तों? याद रखेगा जर्मनी का रहा। और थर्ड स्थान पे कौन था? तो याद रखेगा चीन देश था दोस्तों, ये तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये वाला यहां पर जो आपका सही जवाब है ये हो जाएगा भारत। ठीक है, निशानेबाजी में भारत जो है ये एकदम शीर्ष पर चल रहा है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, कितना जीता भारत ने अगर ये सवाल बने तो चलिए मैं यहां बता दूं, इस बार ओलंपिक में दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कितना मेडल जीता था? तो आपको याद होगा 7 मेडल। 1 गोल्ड जीता था, 1 दुगना 2 सिल्वर जीता था, और 4 कर देंगे तो क्या जीता था? ब्रोंज जीता था। बस इसी को उल्टा कर दीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। यहां 4 गोल्ड जीता है, याद रखेगा। अगर मैं इस गेम की बात करूं तो याद रखेगा इस गेम में भारत ने कितना? याद रखेगा 4 गोल्ड जीता है। कितना? 4 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है, 2 सिल्वर देता है, और इसका आधा ये हुआ और इसका आधा 1 हो जाएगा। 1 आपका ब्रोंज जीता है। ठीक है, 1 ब्रोंज। इसी के साथ दोस्तों भारत पहले पायदान पर चल रहा है। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों का नाम भी आपको पता होगा दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किसके बारे में? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सौरभ चौधरी के बारे में, जो कि भारत से हैं, और 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने जो 4 गोल्ड जीता ना, इसमें से 1 गोल्ड ये सौरभ चौधरी ने जी ने जीता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है,
और बाकी दोस्तों याद रखेगा, बाकी का देखिए एक गोल्ड जीता है वो मिश्रित टीम ने जीता है। बाकी अनीश भानवाल, गुरप्रीत सिंह, भावेश शेखावत की बात करें दोस्तों तो ये हार गए थे, इसीलिए इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। महिलाओं में दोस्तों याद रखेगा 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा जो चल रही थी, इसमें परमनाथन, ईशा सिंह और रुचिरा विनरकन ने दोस्तों क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, ये भी याद रखेगा। और 25 मीटर वाले में दोस्तों ईशा सिंह, राही सरनोबत और रिधम सांगवान ने भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। कई लोगों ने तो मिश्रित युगल में जीता है, तो इस बात का ध्यान रखेगा। इसीलिए आपको याद रखना कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भारत ने जीता और सबसे ऊपर चल रहा है भारत, ठीक है, निशानेबाजी में सबसे टॉप पर है। चलिए देख लीजिए, सूचकांक से संबंधित अच्छे सवाल आ गए। रैंक इंडेक्स की बात आ गई ना, तो रैंक इंडेक्स के कौन कौन से सवाल अभी चर्चा में चल रहे थे करंट अफेयर में, जरा एक नजर देख लीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जो है दोस्तों, ये अभी विश्व कप इसका चल रहा था, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, तो याद रखेगा नंबर 1 पर कौन है, भारत है। नंबर 2 पर कौन है, नॉर्वे है, याद रखेगा, ठीक है। कम से कम 2 स्थान तो आपको याद ही रखना, ठीक है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में दोस्तों कौन सा राज्य चल रहा है, तो सबसे ज्यादा, मतलब राष्ट्रीय आय तो इसे नहीं कर सकते, उस राज्य की अगर देखेंगे दोस्तों तो प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और वह राज्य है तेलंगाना। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य हो गया। हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक में जो भारत की रैंक पिछले साल 117 थी, भारत 3 पायदान नीचे आ गया, और इस साल भारत की रैंक हो गई 120। कितना हो गया दोस्तों, 120, ठीक है। किसमें, पर्यावरण सूचकांक में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तो तमिलनाडु का दोस्तों पहला स्थान है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा में तमिलनाडु का पहला स्थान। अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, सवाल बने तो क्या बताओगे, अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, याद रखेगा तीसरा स्थान चल रहा है। कितना, तीसरा स्थान चल रहा है, ठीक है। और यहां पर अपने देश के अंदर तमिलनाडु का पहला स्थान है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में टॉप पर कौन है दोस्तों, तो उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है मलकानगिरी। क्या नाम है, मलकानगिरी जिला दोस्तों उड़ीसा में है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, याद रखेगा मुकेश अंबानी को पीछे करके दोस्तों गौतम अडानी ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी जारी किया गया दोस्तों, उसमें जो भारत का स्थान रहा, पिछले साल 86वां स्थान था, इस साल भारत ने थोड़ी सी बढ़त दर्ज की है और यहां पर 85वां स्थान है दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में। जबकि लोकतंत्र सूचकांक भी जारी किया गया था, कौन सा, लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था, उस लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा वो 46वां रहा। और एक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था, कौन सा, बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों जारी किया गया था, इसमें जो भारत का स्थान रहा वो रहा 43वां। इसको भी याद रखेगा, ये छूट रहा था, ठीक है। विभाग द्वारा जारी स्किल इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के 9वें संस्करण में दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर चल रहा है, तो स्किल इंडिया में टॉप पर चल रहा है दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां चल रहा है दोस्तों, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो रैंक इंडेक्स से जुड़े दोस्तों कम से कम इतने सवाल तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया, जी हां दोस्तों, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया किस राज्य ने, तो याद रखें दोस्तों सुषमा स्वराज थी क्या, याद रखिएगा ये मोदी सरकार में विदेश मंत्री थी, ठीक है, विदेश मंत्री थी, याद रखेगा। ये भारत की दूसरी विदेश मंत्री थी, मतलब महिला की बात करेंगे तब, ठीक है। महिला में याद रखेगा दूसरी विदेश मंत्री थी। पहली महिला कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। महिलाओं में याद रखेगा पहले कौन था, पहले विदेश मंत्री के पद पर कौन रहा, तो याद रखेगा इंदिरा गांधी पहली महिला थी। उनके बाद दोस्तों दूसरी महिला हुई जो इस विदेश मंत्री के पद पर रही, ठीक है, ममता, क्या नाम है दोस्तों आपका, सुषमा स्वराज जी, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात दोस्तों, सुषमा स्वराज मतलब बहुत कम समय के लिए दिल्ली की सीएम भी चुनी गई थी, दिल्ली की याद रखेगा सीएम भी चुनी गई थी, लेकिन बहुत कम समय के लिए। बाकी सांसद विधायक सब पद पे रह चुकी हैं। और ये बिलोंग करती दोस्तों हरियाणा से। कहां से बिलोंग करती हैं, ये हरियाणा राज्य में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और हरियाणा में सबसे कम उम्र की ये विधानसभा सदस्य भी चुनी गई थी, ये भी याद रखेगा। तो इन्हीं, अब तो यह है नहीं, तो इन्हीं की याद में दोस्तों हरियाणा सरकार अभी जो अपना बजट पेश कर रहा था, और उसी बजट में ये सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा यहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा
द्वारा किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा मनोहर लाल खट्टर वहां मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां लिखी गई हैं और ये जो पुरस्कार प्राप्त करेगा दोस्तों उसको 5 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। योजनाओं से जुड़े जो सवाल हैं एक बार फिर से आप अपडेट कर लीजिए। पहला सवाल, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस सरकार ने किया है? तो याद रखेगा हरियाणा सरकार ने। इसी प्रकार दोस्तों कुछ दिनों पहले असम सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया था, जिसमें असम श्री, असम विभूषण, असम भूषण ऐसे पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, यह घोषणा किया था। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों राजीव गांधी के नाम पर पहले एक खेल रत्न पुरस्कार चलता था, वो मोदी जी ने चेंज कर दिया, उसे जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया। तो राजीव गांधी के नाम पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नए पुरस्कार की घोषणा किया गया था, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। करा किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया? तो आज ही मैंने पढ़ा था दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ योजना स्टार्ट किया? तो ये कौन राज्य सरकार दोस्तों? समर्थ योजना ये जो स्टार्ट किया गया है ये आपके एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? नारायण तूती राणे जी हैं, ठीक है। करा हाल ही में किसके द्वारा अमा योजना, बहिनी योजना लाया गया? तो सिक्किम राज्य सरकार ने लाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह भी हरियाणा सरकार की तरफ से लाया गया है। सागर परिक्रमा की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, कहां से किया? सवाल बन जाता तो बताएगा दोस्तों गुजरात में शुरू हुआ और गुजरात में ही खत्म होना है, ठीक है, याद रखेगा। वो पोरबंदर में खत्म होने वाला जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किसने इंडस्ट्री कनेक्ट की शुरुआत किया? तो याद रखेगा मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने शुरू किया। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड की समय सीमा बढ़ाकर फरवरी 2022 किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए कौन सी योजना स्टार्ट किया? तो नाम है होप एक्सप्रेस। क्या नाम है? होप। होप का मतलब होता है आशा। होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिए, स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा, मतलब जबरदस्त। अब तो चुनाव हो गए ना, अब चुनाव हो गए तो चिंता, इस बात का इंतजार मत करिए कि सरकार घोषणा कब करेगी। अरे घोषणा गया तेल लेने, पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो बात को। पता नहीं क्यों आप हमेशा ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ेंगे। कुछ बच्चे फिर सोचते हैं चलो अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भर लेंगे तब पढ़ेंगे। फिर सोचते हैं चलो कौन सा सरकार एग्जाम करा दे रही, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तब पढ़ेंगे। मत करो भाई, ऐसा काम मत करो। अपने आप को धोखा मत दो यार, धोखा दूसरों को दिया जाता है। आप लोग ऐसे बच्चे अपने आप को धोखा देते हैं। अरे धोखा देना ही है तो दूसरों को धोखा दो ना, चकमा दो, अपने दोस्तों को चकमा दो, आगे निकल जाओ उनसे, सिलेक्शन ले लो, चकमा दो, कुछ अच्छा करो, पॉजिटिविटी रखो यार शरीर में, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग, इंतजार मत कीजिए। अब चुनाव खत्म हो गया, अभी तक क्या था, दिमाग में उल जुलूल बातें चल रही थी, अब ये सब बातें निकालिए, आ जाइए, शांति से पढ़ाई करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कोई जरूरी है आपका कोर्स लेना, आपको पसंद हो तो कोर्स लीजिए। मेरा कहना यह है कि आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय बड़ा गोल्डन चांस है दोस्तों। प्लीज समय को मतलब ऐसे मत वेस्ट करिए, ठीक है। नहीं इच्छा है कोर्स लेने की, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आके पढ़िए, फ्री में पढ़िए। मन है तो स्टडी 91 पे पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो जहां समझ में आता है वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अपना समय मत गवाइए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। आइए आगे आते हैं दोस्तों। करा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दोस्तों, इसके द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम था पूसा कृषि विज्ञान मेला, ठीक है। इस पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, आपको ये बताना है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, पहले पता दोस्तों, ये पूसा संस्थान जो था दोस्तों, पहले याद रखेगा, ये बहुत बड़ा संस्थान है पूसा, और ये पूसा संस्थान दोस्तों बिहार में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बिहार में दोस्तों 1935 में भूकंप आ गया और वो बिल्डिंग गिर गई। उसके बाद ये पूसा संस्थान शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों? इसे शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। आज भी दोस्तों दिल्ली में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये आपके आईसीआर का, ठीक है, आईएआरआई का, ठीक है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का दोस्तों जो बिल्डिंग बनी हुई दोस्तों, आज उसका नाम भी क्या है? उसका नाम पूसा भवनी है। क्या नाम है? पूसा भवनी उसका नाम है दोस्तों, उसी बिहार वाले के नाम पे रखा गया। और यहां पर दोस्तों एक कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया था। 3 दिन का मेला था दोस्तों, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखेगा कैलाश चौधरी ने किया था। मुझे पता बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जरूर हुआ था, बट याद रखेगा उद्घाटन तो कैलाश चौधरी साहब ने किया। कैलाश चौधरी तो अच्छा, ये कौन है दोस्तों? याद रखेगा, ये कृषि कल्याण मंत्री है। क्या है?
यह कृषि कल्याण मंत्री दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, ये राज्य मंत्री हैं। ये क्या है, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है, याद रखेगा। तो राज्य मंत्री साहब के द्वारा ये शुरू किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला मत करेगा, इन्होंने अभी सागर परिक्रमा की शुरुआत किया था। किसकी, सागर परिक्रमा, जो आपके गुजरात से शुरू किया गया था, ये उसकी शुरुआत किए थे, याद रखेगा। बाकी डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जो है दोस्तों, ये डेयरी विकास के दोस्तों निदेशक हैं, ये भी आप याद रखिएगा, और इसमें भी हैं, ठीक है। क्या है, आईएसीआर में, आईआरए में, उसमें भी है, ठीक है। तो यहां देखिए श्री कैलाश चौधरी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय मेला था, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए, इवेंट, एक किसी तरह की, जब कभी किसी तरह का इवेंट होता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं आपको एक लिस्ट अपडेट करके देता हूं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से समिट का आयोजन किया गया, जरा पढ़िए। तो कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी जो 3 दिन का पूसा कृषि विज्ञान मेला लगा था दोस्तों, ये कहां लगा था, तो ये मेला लगा था दोस्तों आपके दिल्ली में, याद रखेगा, दिल्ली में, और इसका उद्घाटन कैलाश चौधरी जी ने किया, ठीक है। कह रहा इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया दोस्तों, कहां पर, तो इसका आयोजन कर्नाटक के बंगलुरु में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई, कौन है, बसवराज बोम्मई वहां मुख्यमंत्री हैं। बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटक की, और वहां के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। कौन है, थावरचंद गहलोत। कह रहा G7 कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई दोस्तों, वो कहां पर हुई, तो इस बार का जो G7 समिट है वो जर्मनी में होना है। पिछले साल वाला 2021 वाला जो G7 समिट हुआ था वो लंदन में हुआ था। उसी प्रकार से पिछले साल वाला G20 वो इटली में हुआ था, और इस बार वाला 2022 वाला जो G20 है ये आपका इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है, और अगले साल जो G20 होने वाला है वो हमारे देश भारत में होने वाला है, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो स्पेन में एक शहर है दोस्तों बहुत बड़ा, बार्सिलोना में किया गया, याद रखेगा। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन कहां पे किया गया, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया, जबकि बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो दिल्ली करके आएंगे, ठीक है। हाल ही में ओशियन 2022 समिट का आयोजन जो भारत में किया जा रहा है। 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करने वाला है, तो 2024 में तो ओलंपिक खेला जाएगा, और ओलंपिक, अगला जो ओलंपिक, जैसे 2020 का जो ओलंपिक था, भले यार कोविड की वजह से नहीं हुआ, 2021 में खेला गया, लेकिन उसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहां हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में जो ओलंपिक होना है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है। कहां पर, पेरिस में होना है, ठीक है। और ये ओलंपिक सत्र की जो अभी हो रहा है, मतलब ये ओलंपिक सत्र की जो मेजबानी कर रहा है, ये अपना शहर मुंबई कर रहा है, भारत के अंदर मुंबई दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। किस केंद्रीय मंत्रालय संस्थान ने रीइमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो याद रखेगा ये संस्कृत मंत्रालय ने किया, और संस्कृत मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। कौन है, जी किशन रेड्डी। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में दोस्तों नाटो का हेडक्वार्टर है, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं, नाटो का हेडक्वार्टर है। 28 देश इसके क्या है, मेंबर हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां होने वाला दोस्तों, तो अपने देश भारत में होने वाला, बता ही दिया हूं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला लिख रहा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, एक सौर ऊर्जा संसिप है दोस्तों, ये तैरती हुई संसिप है, याद रखेगा, और इसका उद्घाटन किया गया कहां पर, तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में किया गया, याद रखेगा। इस तरह का एक तैरता हुआ संसिप दोस्तों विशाखापत्तनम में भी दोस्तों बनाया गया था कुछ दिनों पहले, ठीक है। विशाखापत्तनम भी चल रहा था, अब तो नहीं रहा। गुजरात के कच्छ के रण में दोस्तों वहां पर सोलर पार्क बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बना हुआ है दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ के रण में बनाया गया। और अभी हाल ही में दोस्तों एक सौर विद्युतीकरण योजना चल रहा था, सौर विद्युतीकरण योजना दोस्तों एक चल रहा था। इसमें कौन सा राज्य अव्वल था दोस्तों, तो याद रखेगा इसमें शीर्ष पर राजस्थान राज्य चल रहा था, ये भी आप याद रखेगा। ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, तो याद रखेगा एम.के. स्टालिन है। कौन है, एम.के. स्टालिन साहब हैं। एम.के. स्टालिन यहाँ क्या है दोस्तों, सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। कौन है, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ये भी आप याद रखेगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में कहां पर दोस्तों? तो एक जगह है थूथुकुडी। क्या है? थूथुकुडी। भी याद रखिए, पता नहीं सवाल कहां से बन जाए, वैसे इतना डीप तो नहीं पूछेगा, तमिलनाडु तक ही जा सकता है वो। थूथुकुडी याद रखेगा में ये बनाया जा रहा है, थूथुकुडी तमिलनाडु में, जहां पर ये सौर संशिप जो है बनाया गया। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा। लिख रहा 150 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इसको निर्मित किया गया, लगभग 82 मिलियन यूनिट दोस्तों यह बिजली पैदा करेगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूं भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर कोई घटना घटित होती है और हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो लिस्ट एक बार आप अपनी अपडेट कर लीजिए। आइए देखते हैं। करा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहां दोस्तों? अगर सवाल आ जाए तो दिमाग में आ गया होगा ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पहले सिंगापुर में था, लेकिन अब सिंगापुर ही अपने से ज्यादा बड़ा इंडोनेशिया में बना रहा है। अपने से ज्यादा बड़ा तैरता हुआ सौर संशिप फॉर्म कहां बना रहा है दोस्तों? इंडोनेशिया में बना रहा है। तो इसको भी आप याद रख लिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये कहां बनाया जा रहा है? यह तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जा रहा है। मतलब 100% स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क। ठीक है, लिख रहा है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा दोस्तों 100 फीट लंबी प्रतिमा है, और यह बन रहा दोस्तों कहां पर? बोध गया बिहार में, जहां पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? तो पहली एयरलाइन बनी स्विस एयरलाइन। कौन? स्विस एयरलाइन पहली एयरलाइन है जो सौर ईंधन का प्रयोग करेगी। ठीक है, अभी दोस्तों रेलवे के लिए दोस्तों एक जो है सौर संयंत्र लगाया गया, जो जिससे जितनी बिजली पैदा होगी केवल रेलवे को दिया जाएगा। और रेलवे ने अपना पहला सौर संयंत्र चालू किया, वो चालू किया था आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर यार? बहुत अच्छा नाम है, देखो, भिंड। भिंड ऐसा नाम है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। बहुत अच्छा नाम है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाक से बताओ। यही नाम है शायद, नहीं भिंड ऐसे नहीं, कुछ और नाम है, ऐसे छोटा सा नाम है, 2 अक्षर का, मतलब 2 अक्षर का नाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किस स्थान पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए? तो उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में दोस्तों मिट्टी के दिए जलाए गए। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह आप याद रखिएगा। जहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल कौन है? तो आपके आर्यन रवि साहब हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे आप गिफ्ट सिटी कहते हैं दोस्तों, यहां पर कौन सी संस्था अपना कार्यालय खोलने वाली है? तो संस्था का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है। हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन बनाया दोस्तों? तो वह देश है कनाडा। कौन देश है? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, याद रखेगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, जहां पर आप अपने ई कचरे को फेंकेंगे, जैसे मोबाइल बेकार हो गया, लैपटॉप बेकार हो गया, कीबोर्ड माउस, ये ई कचरा कहा जाता है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों एक इको पार्क बन रहा है, ये आपके दिल्ली में बनाया जा रहा है, इसे भी याद रखेगा। भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी जो भारत खोल रहा दोस्तों, कहां खोल रहा है? आईआईटी भारत के अंदर तो बहुत सारे आप जान ही रहे हैं, भारत के बाहर भी दोस्तों आईआईटी खोला जा रहा है, और पहला आईआईटी ये संयुक्त अरब अमीरात देश में खोला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन कहां पे लॉन्च किया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों चालू किया गया, असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा तीसरे युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह किसने संबोधित किया? जी हां दोस्तों, युवा संसद का उद्घाटन समारोह किसने संबोधित किया? तो दोस्तों ओम बिरला की बात कर दें तो ओम बिरला यहां पर समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। ठीक है, समापन समारोह को जो है संबोधित करने वाले हैं दोस्तों, याद रखेगा। और ओम बिरला जी हैं कौन दोस्तों? तो याद रखेगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है भाई। कौन है ये? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। वेंकैया नायडू जी की बात करते हो दोस्तों, तो ये वर्तमान में क्या है? ये उपराष्ट्रपति हैं, और जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो उच्च सदन का यानी राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, पीपीके रामाचार्लू की बात करें दोस्तों, तो ये राज्यसभा के महासचिव हैं। क्या है? ये राज्यसभा के महासचिव हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा। जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं पीपीके रामाचार्लू। इनको दोस्तों सितंबर 2021 में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये अनुराग ठाकुर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। ये युवा मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों अनुराग ठाकुर, और खेल मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है, याद रखेगा। तो युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह किसने संबोधित किया? तो याद रखेगा अनुराग ठाकुर ने जो है संबोधित किया है। अगर ये सवाल परीक्षा में आए तो मैं बताऊं ना, ज्यादातर बच्चे ओम बिरला टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे बात संसद की होती है दिमाग में ही जाता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष ने किया होगा। बट ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ने
समापन समारोह संबोधित किया था। और यहां आपसे उद्घाटन समारोह की बात कर रहा है दोस्तों कि उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया, तो बताइएगा अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया है। ठीक है, यहां संबोधित करने के बाद जो बातें हैं यहां लिखी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, इवेंट ही है, एक बार फिर से अपने इवेंट वाले सवालों को हम लोग दोहरा लेते हैं क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल, तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह किसने संबोधित किया, तो अनुराग ठाकुर ने। समापन समारोह किसने संबोधित किया, तो ओम बिरला जी ने। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो कैलाश चौधरी साहब ने किया, जो कि राज्य मंत्री हैं। ठीक है, लिख रहा है इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। G7 कृषि मंत्रियों की बैठक जर्मनी में हुआ दोस्तों। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में हुआ, और बार्सिलोना आपकी स्पेन में है। स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। ओशियन समिट भारत में किया गया। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी ये अपना मुंबई करने वाला है। और केंद्रीय मंत्रालय जिसने रीइमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया वह है संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री है जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन यह ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। यहीं पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ये सवाल आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा सही जोड़े का मिलान करिए। दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर चुनाव हुआ है हाल ही में। किसका चुनाव हुआ है, तो युंग सुक योल का। किसका, युंग सुक ओल का दोस्तों चुनाव हुआ है। और योल साहब कहां चुने गए दोस्तों राष्ट्रपति, तो याद रखेगा दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया। उत्तर कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया किम जोंग के हाथ में दोस्तों, वहां चुनाव ना छोड़िए, लोकतंत्र ही नहीं बचा वहां। तो अभी दोस्तों हाल ही में हंसने पर रोक लगा दिया गया था, पार्टी करने पर रोक लगा दिया गया। व्यक्ति नाच नहीं सकता, अरे सोचो, हंस नहीं सकता अपने मन से। हाँ, तो याद रखेगा ये किम जोंग ने लगाया था दोस्तों, नियम पाबंदी लगाया था। वो उत्तर कोरिया के, बात कर रहा हूं दक्षिण कोरिया के, तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति चुने गए वो युंग सुक योल को चुना गया। फ्रैंक वाल्टर, फ्रैंक कौन है दोस्तों, तो जर्मनी वाले बहुत फ्रैंक है, याद रखेगा। जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर। ठीक है, और पॉल हेनरी सांडोबा दामिबा दोस्तों बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। और सियोमारा कास्त्रा ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा सियोमारा कास्त्रा नहीं, महिला वाला नहीं है, याद रखेगा ये आपके होंडुरास के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो एक बार मैच करा लीजिए। पहला क्या बनेगा दोस्तों, पहला बनेगा बी, दूसरा बनेगा डी, तीसरा बनेगा ए और चौथा बनेगा सी। तो बी डी ए सी याद रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो गया। तो हाल फिलहाल में जब कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है दोस्तों, तब हम लोग जो है इस तरह के कूट वाले सवाल देखते हैं। अच्छा, यहां की राजधानी कहां दोस्तों, सियोल राजधानी है, याद रखेगा। अभी हाल ही में दोस्तों जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया, जर्मनी का आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया कि फ्रैंक जी राष्ट्रपति हैं, अभी जर्मनी का चांसलर भी बनाया गया। किसे, तो याद रखेगा ओलाफ सोल्ज को। किसे, ओलाफ सोल्ज को, ओलाफ सोल्ज को अभी जर्मनी का चांसलर चुना गया था। तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आ जाइए, मुख्य पद पर जब कोई नियुक्ति होती है, कोई भारी भरकम पद पर आके बैठता है ना, तो मैं आपको अपॉइंटमेंट का एक नया लिस्ट देता हूं। जरा इस लिस्ट को देखिए, इसमें ढेर सारे गजब गजब के पद पर बैठे हुए लोग मिलेंगे। जैसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो युंग सुक योन बने हैं। ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर दोस्तों जर्मनी के बने, बताया था जर्मनी फ्रैंक। ठीक है, पॉल हेनरी सांडोबा दामिबा दोस्तों ये आपके बुर्किना फासो से हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला दोस्तों, डीआरडीओ की बात नहीं कर रहा हूं, ये डीआरडीएल है, एल फॉर लेबोरेटरी है दोस्तों, प्रयोगशाला की बात कर रहा दोस्तों, याद रखेगा। इसके निदेशक अभी बने दोस्तों श्रीनिवास मूर्ति साहब। कौन, याद रखेगा, जीए श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को अभी किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो याद रखिएगा सबसे पहले भारत में पुर्तगाली यात्री आए थे वास्को डी गामा 1498 में, ये वही पुर्तगाल है दोस्तों जहां पर एंटोनियो कोस्टा को पीएम चुना गया। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो भी आज ही पढ़े दोस्तों, होंडुरास का राष्ट्रपति इनको चुना गया है। हाल ही में मिया मोटली को प्रधानमंत्री चुना गया बारबोडोसा का, कहां का, बारबडोसा का। ठीक है, करा जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेंद्रा को 5 साल के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है निकारागुआ देश का। कहां का, निकारागुआ देश का। डेनियल को इसरो के नए चीफ बने दोस्तों एस सोमनाथन। जी हां दोस्तों, एस सोमनाथन जो नए चीफ बने हैं। अली खान इस्माइलरो ये कजाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और चीन में भारत का जो अगला राजदूत बने हैं वो बने हैं कौन, रावत साहब, प्रदीप कुमार रावत साहब। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये मुख्य पद पर दोस्तों जितनी नियुक्तियां होती हैं इनको जरूर याद रखिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे आपकी परीक्षा में
पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, करा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में यह पार्क बना है मानेसर हरियाणा में। कहां पर बना दोस्तों? मानेसर हरियाणा में। और ये तमिलनाडु में दोस्तों जो कर रहा है, ये सौर संसिप जो पढ़े ना दोस्तों, तैरता हुआ, याद रखेगा तैरता हुआ सौर संसिप, तैरता हुआ सौर संसिप दोस्तों अभी जो आज पढ़ रहे थे सौर संसिप, ये कहां है दोस्तों? याद रखेगा ये बनाया गया इस थूथुकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, कच्छ के रण में दोस्तों ऑलरेडी सोलर पार्क बना हुआ दोस्तों, याद रखेगा सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, याद रखेगा। और हैदराबाद तेलंगाना तो यहां पे है नहीं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना में 100% स्वामित्व वाला दोस्तों महिला औद्योगिक पार्क बना है। ठीक है, 100% स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। यहां जो सवाल पूछा दोस्तों, ये वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, ये मानेसर हरियाणा में पड़ा। पता है आज मैं इस पार्क के बारे में पढ़ रहा था, मुझे गजब की नॉलेज मिली। होता क्या दोस्तों, मान लीजिए कहीं बिजली बनाने का संयंत्र लगा हुआ है और ये ऐसा स्मार्ट, मैंने सोचा क्या है ये स्मार्ट ग्रिड, क्या होता है। जब मैंने स्मार्ट ग्रिड के बारे में पढ़ा ना तो पता चला स्मार्ट ग्रिड का मतलब होता है क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज होती है जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते, पता है कि नहीं? बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते, समझिए बात को। बिजली को, करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते। इन्वर्टर मत समझिए बैटरी, ये बैटरी नहीं लगा होता उसमें लाके रख दें, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं जरूरत है तो उत्पादन कम होगा, मतलब बिजली का प्रोडक्शन ही कम होगा। आपके उत्पादन के आधार पर ये ऑटोमेटिक दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो समझो कितनी गजब की टेक्नोलॉजी दोस्तों, और ये कैसा इनोवेशन पार्क है जो कि हरियाणा में बनाया जा रहा है। बिजली राज्य मंत्री दोस्तों जो हैं, याद रखेगा कृष्णपाल गुर्जर, वो भी इस समय इसके उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। और जो मुख्य जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उनका नाम है आर के सिंह, उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। कहां पे किया तो आपको बता दिया, हरियाणा में किया, हरियाणा के मानेसर में किया, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें यहां पर लिखी गई हैं। हाँ, कुछ योजनाएं और हैं, जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो सौभाग्य योजना दोस्तों, याद रखेगा अभी जिसमें हम पढ़ रहे थे सौभाग्य योजना, सौर योजना, इसमें राजस्थान राज्य अव्वल चल रहा, वो भी याद रखेगा। कह रहा है विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। हरित ऊर्जा गलियारा बनाया जा रहा दोस्तों, याद रखेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिसको आप कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय संचरण नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा को एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड जो मिशन चल रहा दोस्तों, और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहा है, इससे भारत के बिजली क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूलित और टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम पारस्की तंत्र में परिवर्तित करने का एक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए, जो काम की बातें हो तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आज मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं योजनाओं पर, क्योंकि नई नई जब योजनाएं आएंगी तब हम अपने लिस्ट को अपडेट करते चलेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया, तो मानेसर हरियाणा में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। याद रखेगा क्यों वही सरकार ने किया, क्योंकि हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया, ठीक है। 5-5 हजार रुपए जो दिया जा रहा है भूपेश बघेल के द्वारा, ठीक है। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ योजना शुरू किया, तो यह मंत्रालय है एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसके मंत्री नारायण तूती राणे जी हैं। हाल ही में किसके द्वारा आमा योजना, बहिनी योजना लाया गया, सिक्किम सरकार की योजना है। आमा योजना के तहत महिलाओं को 20-20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं बचत करने के उद्देश्य से, और बहिनी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरित किया जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता करने मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह भी हरियाणा सरकार की योजना है। 3 लाख तक का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा उसे जिसकी पारिवारिक आय जो है 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, सालाना। आगे देखिए, सागर परिक्रमा का उद्घाटन ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडस्ट्री कनेक्ट का शुभारंभ मनसुख मांडविया ने किया। और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो है दोस्तों, उसका अभी समय बढ़ा दिया गया, फरवरी 2022 किया गया था, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहे हैं, तो वीडियो का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आ जाइए। किताब भी दोस्तों बहुत जल्द आ जाएगी, होली तक के आ जाएगी, होली तक में, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हैं। लेखपाल की किताबें अभी आ चुकी हैं और बैच भी चल रहा है। साथ ही साथ सुपर टेट का बैच चल रहा है, यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, और हिंदी इंडिविजुअल, ये तो गजब की बैच है दोस्तों। देखिए राज्य कोई भी हो,
परीक्षा कोई भी हो, एक बार अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी इंडिविजुअल दोस्तों, एक बार पढ़ के देखिए, आप कहेंगे सर वाकई गजब की बैच है, और आप एकदम संतुष्ट भी रहेंगे, एकदम फुल संतुष्ट रहेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे कहने से दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सच बताया तो दिल मेरा बहुत खुश है, सच बहुत खुश है। सोचिए आपके मतलब दो चार शब्द आप जो टाइप कर देते हैं ना, यही एनर्जी है, यही मेन एनर्जी। बाकी खाना पीना तो अपनी जगह यार, ये पढ़ाने का जो जुनून होता है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाता है जब सहयोग आपका मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।